हमने देखा क्लास बहुत अच्छे बच्चे हैं नो डाउट। और कल मैंने 5 नियम आपको दिए थे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उद्भव एकेडमी जितना मेहनत आपके लिए कर रहा है बेटा, उतनी मेहनत अगर आपने अपने लिए कर ली तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और देखो जो चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है, जिसने चलना ही शुरू नहीं किया वो नहीं पहुंच सकता। चलिए हो गया शुरू सर। चलिए तो कल हमारा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था बेटा कौन सा, जोर से बोलो। लोक लोक और लोक देवताओं में मैंने बताया था आपको, लोक देवता कहते किसे हैं? वे चमत्कारिक महापुरुष जिनका जन्म जन कल्याण लोक कल्याण के लिए हुआ हो, क्या कहलाते हैं? मारवाड़ में कितने लोक देवता ऐसे थे जिन्हें पंचवीर कहा? अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, मैं कम सुनता हूं, बोलना पड़ेगा। जितनी बार बोलोगे, देखो बेटा छोटी क्लासों में आपने एक चीज नोट की होगी, एक बच्चा सामने स्टेज पे खड़ा होकर कहता है A4, पूरी क्लास बोलती है एप्पल। ABCD याद होते नहीं होते? तो यही तरीका है बोलो। और आपके मेवाड़ी में कहावत है, बोलता रहा वेर बके, बगर बोले भुंगड़े नहीं बके। हाँ तो बोलोगे तो दुनिया में चलोगे, है ना। ये दुनिया बड़ी जालिम है, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कैसे हो कोई नहीं पूछेगा, क्या हो, कहाँ पोस्टेड हो, किस जॉब में हो, तनख्वाह कतरी मिल रही है, उससे मतलब है सबको। माया सबसे बड़ी है ना। चलिए तो लोक देवताओं में हमने पंचपीरों को देखा था, हमारा गोपा, हड़बूजी, मेहाजी, रामदेव जी, गोगाजी और पाबूजी। एक लोक देवता ऐसा भी हमने देखा जो पंचपीरों में शामिल नहीं है, लेकिन पंचपीरों से कम भी नहीं है, वीर तेजाजी महाराज। और वीर तेजाजी महाराज का परिचय हमने कल लिखा था। वीर तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में नागवंशी जाट परिवार में, पिता ताहड़ जी जाट, माता राजकुमारी, पत्नी का नाम पेमल दे, घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी, सखी का नाम लाछा गुजरी। उपनामों में हमने देखा था कृषि उपकारक, लोक देवता, काला बाला का देवता, नागों का सांपों का देवता और गायों का मुक्तिदाता। राजस्थान की सहरिया जनजाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। इनके भोपे घुड़ला या घोड़ला कहलाते हैं। जीव पर सर्पदंश का निशान इनका प्रतीक माना जाता है। इनका मेला जो है खरनाल नागौर में लगता है। पशु मेला पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर पहले नागौर में आता था, अभी डीडवाना कुचावन में आ गया है। तो ये चीज जरूर आपको अपडेट करनी है। क्लियर? यही कहानी कल हमने देखी थी, उम्मीद करता हूं आपने घर जाकर के सबने देखा होगा। आज हम बात करेंगे गोगाजी महाराज की। सबका ध्यान इधर, गोगाजी की बात करते हैं। देखना बेटा इधर ध्यान सबका। सबसे पहले बात करते हैं गोगाजी की। तो गोगाजी के जन्म की बात करें, सबसे पहली बात तो इनका जन्म हुआ कब? इनका जन्म हुआ 1003 में। 1003 में, आज से 1020 साल पहले। 1020 साल हो गए भाई। अभी कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है ना। क्लियर? तो 1003 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ भाई? ददरेवा। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। अच्छा, अब ददरेवा चूरू तो आपने लिख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि चूरू का पुराना नाम क्या था? ओ गुरुजी माने नहीं आवे। द्रोणपुर। चूरू को पहले क्या कहा जाता था? द्रोणपुर। जैसे बारा को वराह नगरी कहते थे, वैसे ही चूरू का नाम था द्रोणपुर। क्यों? क्योंकि चूरू में आप एक अभ्यारण्य देखते हैं। कौन सा? कौन सा भाई? ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग, काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है भाई? ताल छापर। अब आप याद रखो ना रखो, सलमान जिंदगी में भूल नहीं सकता। केस चल रहा है ना उसमें, तो वो काले हिरण के मारने के कारण ही तो हुआ था। तो ये काला हिरण कहां का प्रसिद्ध? ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य कहां? अब इस ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर ही आपको एक और चीज देखने को मिलती है, द्रोणाचार्य का आश्रम। ये RS में पूछा गया प्रश्न बेटा। राजस्थान में द्रोणाचार्य का आश्रम कहां पर स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य में। आज तक कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो द्रोणाचार्य जी थे, आप सभी जानते हैं कौरव पांडवों के गुरु रहे हैं। और जब कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ सिखाता था
तो बदले में शिष्य उसको गुरु दक्षिणा देते थे। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया। तो ऐसा कहते हैं कि कौरव पांडवों ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में एक जमीन का टुकड़ा, एक भूखंड, छोटा सा भूखंड जमीन का टुकड़ा जो है उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दिया, और द्रोणाचार्य जी ने अपने ही नाम से उस जगह को बसाया, उस जगह का नाम अपने ही जगह पर नाम पर रखा। जैसे उदय सिंह जी ने 1559 में उदयपुर बसाया, जैसे राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया, जैसल ने जैसलमेर बसाया, राव बीका ने बीकानेर बसाया, सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। तो सब राजाओं ने अपने अपने नाम पर बसाए। द्रोणाचार्य ने अपने नाम पर एक पुर बसाया जिसे क्या कहा, और इसी द्रोणपुर को प्रेजेंट में क्या कहते हैं, चूरू में आप एक और बड़ी प्यारी जगह देखते हैं, सालासर। बड़ा फेमस प्रश्न बनता है, राजस्थान का एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर सालासर बालाजी, और वो कहां पर है, कहां पर है। हालांकि लोक देवता से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरी क्लास में कम से कम आंख कान नाक गला सब खोल करके बैठना बेटा। कोई चीज समझ में नहीं आवे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पूछो। पूछना आपका हक है, पूछना आपका अधिकार है, और पूछेगा वही जो सीखने आया है। इसलिए मुझे वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है जो आगे चल करके ललक रखता है, जानने की जिज्ञासा रखता है, इच्छा रखता है। नहीं, ठीक है, तो निसंकोच कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही बेटा पूछना। क्लियर, यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या। सबसे पहले कोई आपसे पूछे गोगा जी का जन्म 1000, अरे जोर से बोला 1000, जन्म स्थान ददरेवा, ददरेवा चूरू का पुराना नाम, और आपके चूरू में ही अभ्यारण्य कौन सा, कौन से हिरणों के लिए, यहीं पर क्या देखोगे, और द्रोणाचार्य के नाम पर इस जगह का नाम क्या रखा, यहीं पर क्या है, राजस्थान राज्य का एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि साहब गोगा जी का वंश कौन सा था। तो इनका वंश था बेटा चौहान। कौन सा वंश था, चौहान वंश था। और जब आप इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, तो वहां आप राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। ये जरूरी नहीं कि पंकज मुदगल की बात से यहां बैठा हुआ हर बच्चा सहमत हो। हर बच्चे का अपना विचार है, हर बच्ची का अपना विचार है, और ये कंपलसरी नहीं है कि मेरे विचार से आप सब लोग सहमत हो, जरूरी नहीं है। तो हर व्यक्ति ने अलग अलग बातें कही। जैसे आपका विलियम फ्रैंकलिन हुआ, उसने अलग बात कही, कर्नल जेम्स टॉड हुए, उन्होंने अलग बात कही, जॉर्ज थॉमस हुए, उन्होंने अलग बात कही, B.A. स्मिथ हुए, उन्होंने अलग बात कही, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हुए, उन्होंने अलग बात कही, डॉक्टर दशरथ शर्मा हुए, उन्होंने अलग बात कही। ये सब इतिहासकारों के नाम है। और एक बड़े फेमस इतिहासकार हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा, चंद्रवरदाई। नाम सुना। और चंद्रवरदाई ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक लिखी थी, और उस पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई महोदय ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है। कहां से पैदा हुए हैं, ये प्रश्न बनाए आपके कई बार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं आपके कंपटीशन, उनमें यह प्रश्न अक्सर बनता है कि राजपूतों में अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाले इतिहासकार का नाम क्या है। आपका आंसर होगा चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई एक मित्र थे किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। ठीक है, और उस चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इन्होंने ये कहा है कि अग्निकुंड से 4 कुल उत्पन्न हुए। कितने कुल, कितने कुल, चारों कुलों को याद कैसे रखोगे, P2C2। ये साइंस का कोई फॉर्मूला नहीं है। P2 का मतलब 2 बार P, प्रतिहार और परमार, और C2 का मतलब 2 बार C, चौहान और चालुक्य। ये चारों कुल कहां से पैदा हुए, अग्निकुंड से। इस विचार को मानने वाले विद्वान कौन, चंद्रवरदाई। किस पुस्तक में कहते हैं, पृथ्वीराज रासो। अब मैंने लाइन तो आपको 2 बताई, लेकिन क्वेश्चन कितने बन गए, 4-5 क्वेश्चन बन गए। तो बेटा थ्योरी जितनी अच्छे से आप लिखोगे, जितना अच्छे से थ्योरी को समझोगे, उतना ही आपके क्वेश्चंस अधिक से अधिक क्लियर होंगे। क्लियर, चलिए। तो अब यहां पर इनका वंश कौन सा है बेटा, चौहान वंश है।
बात इनके पापा की करें तो इनके पिताश्री का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था भाई? जेवर सिंह। चौहान लिखने की जरूरत नहीं, वंश चौहान है तो जेवर सिंह चौहान ही होंगे, ठीक है ना। बात करें इनकी मम्मा की, इनकी माता जी का नाम था वांछल दे। क्या नाम था? ओ वांछल दे। और बात करें इनकी बच्चों की मम्मा का, श्रीमती जो थी इनकी, उनका नाम था कैलम दे। कैलम दे। और कैलम दे साधारण बच्ची नहीं थी, प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। कहाँ की? ये कोलुमंड फलोंदी की प्रिंसेस थी। कौन? आपके कैलम दे, ठीक। और इनका घोड़ा था, घोड़ा, घोड़े का नाम था लीला बप्पा। क्या नाम था भाई? लीला बप्पा। और उपनामों की यदि बात करें तो इनके उपनामों में एक तो आप देखोगे नागों का देवता, नागों का देवता। एक इनका उपनाम आप देखोगे जहर पीर। एक इनका नाम देखोगे जाहड़ पीर। और ये जहर पीर, जाहड़ पीर, इनको कहा किसने था? महमूद गजनवी ने कहा था। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वही महमूद गजनवी है जो सोमनाथ के मंदिर को तोड़ता है। देव सोमनाथ गुजरात में जो आपका ज्योतिर्लिंग है, उसको तोड़ने का काम किस मुगल शासक ने किया? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी ने। और इसी महमूद गजनवी से लोक देवता गोगाजी महाराज का युद्ध होगा झेलम नदी के किनारे। और युद्ध में लड़ते हुए इनका सिर कट करके गिरेगा शीर्ष मेड़ी में। युद्ध में सिर गिरा और जहां सिर गिरा उस जगह को क्या कहा? शीर्ष मेड़ी। और जहां धड़ गिरा, बॉडी गिरी, वो धड़, क्या धड़ जहां गिरा वो कहलाया धूर मेड़ी। क्या कहलाया? धूर मेड़ी। और इस धूर मेड़ी को ही कहा जाता है गोगा मेड़ी। और ये गोगा मेड़ी आपके पड़ती है नौहर तहसील में। नौहर पड़ता है आपका हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ का पुराना नाम था भटनेर दुर्ग। उत्तर भट किवाड़ भटनेर दुर्ग किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ को कहेंगे। और हनुमानगढ़ को भी मंगलवार के दिन, किस दिन बेटा? मंगलवार के दिन एक बीकानेर का राजा था सूरत सिंह। बीकानेर का राजा था सूरत सिंह। और वो सूरत सिंह जो है मंगलवार के दिन इस हनुमानगढ़ को, भटनेर को जीतता है। और जीत करके इसका नाम बदल करके क्या रख देता है? हाँ, तो क्या नाम रख देता है? वो रख देता है हनुमानगढ़। हाँ बिल्कुल, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हनुमानगढ़ रख दिया। समझ लेना इस बात को। यहां तक की बात समझ में सबके आ गई क्या? अरे आ गई क्या? अच्छे से समझ में आई क्या? अगर कोई आपसे पूछ ले लोक देवता गोगाजी महाराज का जन्म कब हुआ, सबकी आवाज एक स्वर में आनी चाहिए। कब हुआ? कहां पर हुआ? चूरू का पुराना नाम द्रोणपुर में ही अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? यहीं पर क्या देखते हो? यहीं पर क्या देखते हो? अच्छा, किस वंश में पैदा हुए? पिता का नाम? पिता का नाम? माता का नाम? पत्नी का नाम? घोड़े का नाम? लीला। युद्ध किससे हुआ? युद्ध किससे हुआ? युद्ध में लड़ते लड़ते सिर कट करके कहां गिरा? शीर्ष मेड़ी। कहां? शीर्ष मेड़ी कहां? धड़ कहां पर गिरा? इसी को क्या कहा? कौन सी तहसील में? नौहर तहसील। कहां पर? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया क्या है? अब इसको यहां तक छापो एक बार, तो लिखो। थैंक यू दी। चलिए इसको लिख लो इधर, यहां तक।
या फिर एक साथ ही लिख लेना, थोड़ा सा आगे की कहानी और समझा दूं। ये यहां तक तो समझ में आ गया आपके। अब समझना साहब, ऐसा कहते हैं कि गोगाजी महाराज जो हैं, वो गोगाजी महाराज का एंगेजमेंट हो गया था, विवाह तय हो गया किससे? इनकी होने वाली पत्नी से। और इनके होने वाली पत्नी का नाम क्या था भाई? केलम दे। और ये जो केलम दे हैं ये कोलुमंड की प्रिंसेस है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर राजस्थान। ऐसा ही है। हाँ, भावों को समझे, नक्शे में फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, वैसे मैंने प्रयास किया है। राजस्थान आपका ऐसा ही है ना। और जब गोगाजी महाराज का विवाह तय हो गया किससे? केलमदे से। और अचानक गोगाजी महाराज को युद्ध में जाना पड़ा। अब युद्ध में जब जाना पड़ा तो युद्ध में जब गोगाजी चले गए, पीछे से ऐसा कहते हैं ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये कहलाता है आपका हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को आप कहेंगे मारवाड़। क्या कहेंगे? मारवाड़। ये वाला आपका क्षेत्र कहलाता है मेवाड़। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको आप कहेंगे वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्लियर? इधर आपका ये ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कह लो, या इसको आप कह सकते हैं ब्रज क्षेत्र, जो यूपी से मिलते हैं। ब्रज क्षेत्र जो यूपी से मिलता है। और यूपी के 2 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, आम। कैसे याद रखोगे? आम। गर्मी आ गई, किसका सीजन है? आम। आ मीन्स आगरा, म मीन्स मथुरा। आ मीन्स आगरा, म मीन्स, ये यूपी के 2 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और अगर राजस्थान के 2 जिले जो यूपी से लिखते हैं, धौलपुर, भरतपुर। ये याद रखने के तरीके हैं, मेरे अपने हैं, आप अपने भी बना सकते हो। और अगर मेरे फॉलो करना चाहो तो एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे अगर फॉलो करना है तो अब तक जितनों को फॉलो कर रखा है उनको अनफॉलो करो। समझ रहे हो? आधे से ज्यादा तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है इस मोबाइल के चक्कर में। सत्य कह रहा हूं मैं आपको, है ना। तो केवल और केवल अगर आपको लगाव रखना है तो किताबों से लगाव रखें, अपने इंस्टीट्यूट से लगाव रखें, टेस्ट सीरीज से लगाव रखें, मेहनत से लगाव रखें। मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता, सफलता केवल मेहनत से मिलेगी बेटा। क्लियर है? अब होता क्या है कि वो चले गए युद्ध में और केलम अपनी सहेली के साथ, है ना, बगीचे में गई। और सगाई से लेकर शादी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बड़ा खतरनाक टाइम पीरियड होता है। जाने वो कैसा होगा रे, है? ऐसा कुछ होता है। तो अब वो कहीं ख्यालों में खोई हुई थी केलम, और फूल चुन रही थी। पूजा के लिए क्या चुन रही थी? फूल चुन रही थी। अब फूल जब चुन रही थी तो फूल चुनते चुनते अचानक उस फूल की टहनी से, डाली से एक सर्प आया और केलम को डस गया। केलम को डस गया। केलम मूर्छित होकर के जो है धरती पर गिर गई। ये केलम है और ये मूर्छित होकर के धरती पर गिर गई। भावों को समझे, धरती पर गिर गई साहब। अब ये जब धरती पर गिर गई तो इस बात का पता लगा गोगा जी को कि ओ बार तुम्हारे फ्यूंसी एंगेजमेंट इज वी व्याह तो व्यू ही नहीं न पहले ही छोड़ी जा रही, कहीं कट जाए तू। गोगा जी महाराज वहां पर गए। कहां पर? जहां पर केलम मूर्छित होकर के गिरी हुई थी। और राजस्थान का एकमात्र लोक देवता गोगा जी हैं, जो क्या जानते थे भाई? मंत्र साधना जानते थे। गोगा जी क्या जानते थे? मंत्र साधना। और मंत्रों में बड़ी ताकत होती है बेटा। मंत्रों से ही पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंके जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण फूंके जाते हैं, उस पत्थर की मूर्ति को भी जीवंत बना दिया जाता है मंत्रों की ताकत से। तो ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो खुद मंत्र साधना जानते थे। तो जैसे ही इनको पता लगा कि ये जो है मूर्छित हुई है, सर्प के काटने से मूर्छित हुई है, गोगा जी ने एक बड़ी सी कढ़ाई ली। क्या ली? हाँ, बड़ी सी कढ़ाई ली एक, और इस कढ़ाई में 3 पीपे फॉर्चून तेल के। किसके?
फॉर्चून तेल के, चंबल ब्रांड या फॉर्चून जो भी था, लिया और नीचे भट्टी लगा दी, आग लगने लगी, तेल उकड़ने लगा और मंत्रों से सभी नागों का आवाहन किया, सांपों को बुलाया कि आओ इधर आओ हैं, और मंत्रों की वजह से, मंत्रों की ताकत से सारे सर्प आ करके इस कढ़ाई में गिरने लगे और गरम गरम तेल था तो मिर्ची पकोड़े, ब्रेड बड़े सब बन गए। अब नागों का राजा है तक्षक। नागों का राजा कौन है? तक्षक। बेटा 14 भुवन है हमारे यहां, 14 भुवन है। हम जिस लोक पे रहते हैं उसको कहते हैं भूलोक। 7 हमारे ऊपर हैं, 6 हमारे नीचे हैं। तल, अतल, वितल, रसातल, स्वर्गलोक, नागलोक, वैकुंठ लोक, भूलोक, ऐसे 14 है। नागलोक, नागलोक का राजा भी नाग, प्रजा भी नाग, राजकुमारी भी नाग। तो नागों का राजा कौन? अब सारे सांप आकर के जब जलने लगे तो राजा को टेंशन हुई कि हम राज पे से अकेला राजा ही बच जाऊंगा तो राज किस पे करूंगा। तो फिर इस राजा ने क्या किया, उसी सर्प को बुलाया। किस सर्प को? जिसने केलम को डसा था। जिसने किसको डसा था भाई? हाँ, केलम को डसा था। इस सांप को बुलाया और बुला के कहा इधर आ रे तू, इधर। बोले कहीं भी हो महाराज, राजा था, कहीं भी हो महाराज। अरे बोले थाने वही जो मिली गई, दसने के लिए वही मिली थी, उसको देख तो लेता कौन है, उसका होने वाला पति कौन है। वो दादा बिफर गया, देख उधर वो ओम फट स्वाहा कर रहा है, सारे जा जाके जल रहे हैं उधर, देखो 2-5 मिनट मेरे को जाना पड़ेगा। तू जा फटाफट और उसको दोबारा क्या कर, विषमुक्त कर। तेरे जहर को दोबारा तू जो है उससे ले और उसको विषमुक्त कर। अगर उसको आज कुछ हो गया तो पूरी पृथ्वी जो है, क्योंकि ये कसम खा के बैठे थे, आज इस पूरी धरती को मैं नाग विहीन कर दूंगा। किसने? गोगा जी ने। अब फिर दौड़ करके तक्षक आए, वो सर्प भी आया, आकर के केलम को वापस विषमुक्त किया। केलम उठ खड़ी हुई, लेकिन गोगा जी के क्रोध का लेवल डाउन नहीं हुआ। फिर हाथ जोड़ करके तक्षक आए और उन्होंने गोगा जी से प्रार्थना की कि महाराज क्षमा कर दो। अरे बोले नहीं, आज खत्म करूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई इसको डसने की? अरे बोले भाई वही की गलती है भाई, अब तो मैं सबको खत्म करके रहूंगा। अरे बोले गिने चुने 2-5 रह गए हैं हम, कोबरा और किंग कोबरा और पता नहीं कौन कौन सी प्रजातियां थी, गिने चुनी 2-4-5 प्रजाति रही हैं। अब हम जो रह गए उनको रहने दो। और मैं आज के बाद कसम खाता हूं आपके सामने ये कहता हूं कि आज के बाद अगर किसी ने सांप को काट लिया, सांप ने किसी को काट लिया और उस व्यक्ति ने आपका नाम भी उच्चारण कर लिया या आपके नाम का धागा भी उस जगह बांध लिया, तो उस व्यक्ति पर उस सर्प के जहर का असर, ये वचन दिया किसने? तक्षक ने। किसको? इसीलिए इनको कहते हैं नागों का। भागवत की कथा नहीं थी, ये गोगा जी की कहानी है, ठीक है ना। और फिर ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व एंड ये पश्चिम, ठीक है। तो राजस्थान के, बेस्ट ऑफ लक, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए, बता सकता आप में से कोई? 5 पड़ोसी राज्य राजस्थान के कौन कौन से? पंडित हरिनारायण यूपी से होते हुए एमपी होकर गुजरात गए। अतरो हेडक कहाँ लामा, टेंशन ले टेम्पो वाला, हम तो किराया दे के आते हैं, हमको टेंशन लेनी नहीं। पंडित हरिनारायण यूपी से होते हुए एमपी होकर गुजरात गए। पंडित का मतलब पंजाब, हरिनारायण का मतलब हरियाणा, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात। बोलो टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है? हुआ कि नहीं याद? पंडित हरिनारायण यूपी से होते हुए एमपी होकर गुजरात गए। अब ये यहां पर आपके जगह पड़ती है कौन सी? अरे कौन सी जगह पड़ती है रे? गुजरात। और यहां पर आपके जगह पड़ती है यूपी। और इस यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। और इस बुंदेलखंड पर एक व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। नाम सुना आपने कभी? फिरोज शाह तुगलक। और ये वही फिरोज शाह तुगलक रहा है जो गागरोन पर भी आक्रमण करेगा और गागरण पे इसके आक्रमण को विफल करने का काम करेंगे संत पीपा।
जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह, संत पीपा का मंदिर समदड़ी, संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़। तो अब ये फिरोज शाह तुगलक इस बुंदेलखंड को क्या कर लेता है भाई, जीत लेता है। अब ताजा ताजा लड़ाई लड़ी है इस भाई ने, तो अब ये थोड़ा सा रिलैक्स चाहता है, छाती कूटा बहुत हो गया, अब छुट्टियां मनाने जाना है। तो अब भाई रिलैक्स करना है इसको। तो ये यूपी से आया कहां, राजस्थान के उत्तर में। कहां आया, और राजस्थान के उत्तरी जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये दोनों राजस्थान के उत्तरी जिले हैं कि नहीं, अरे बोलो तो सही। तो इस भाई ने क्या किया कि ये यूपी से आया सीधा कहां पर, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ आकर के इसने अपनी घोड़ी रोकी, घोड़ी से उतरा। अब खाली दिमाग शैतान का घर, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो सब भाई बहनों का ध्यान मेरी तरफ है, लेकिन मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा तो बहनें अपनी कॉपी में ड्राइंग बनाएंगी, कई रुपड़ो फोटो बनायो में, है ना। तो खाली दिमाग शैतान का घर, इसके पास काम कुछ था नहीं, इसने क्या किया, घोड़ी रोकी, उतरा, उतर करके नीचे से एक टहनी उठाई और टहनी उठा करके जमीन कुरेदने लगा। अब जैसे ही जमीन कुरेदने लगा तो वहां उस जमीन से इसको एक नेम प्लेट मिलती है, किसको, फिरोज शाह तुगलक को। और नेम प्लेट किस नाम की थी, किस नाम की थी भाई, और इस गोगा जी में से गो 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 गायब था, शब्द क्या मिला, शब्द क्या मिला, और गाजी शब्द की नेम प्लेट को देखकर फिरोज शाह तुगलक ने सोचा कि हो न हो यहां किसी मुस्लिम पीर फकीर की दरगाह रही होगी, और वो फिरोज शाह तुगलक गोगा जी के मंदिर को मकबरे का आकार देता है। कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि लोक देवता गोगा जी का मंदिर मकबरे नुमा है, इस मकबरे नुमा मंदिर को बनवाया किसने, आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। और एक प्रश्न बन जाता है कि साहब लोक देवता गोगा जी महाराज के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है, तो आपका आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर का शासक है महाराजा गंगा सिंह, वो क्या करेगा, इस मंदिर को वर्तमान जो स्वरूप आप देखते हैं वो दिया था। और गोगा जी की पूजा चौयल समुदाय के मुस्लिम लोग करते हैं। कौन करते हैं, चौयल समुदाय के मुस्लिम लोग करते हैं। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी कायम सिंह चौहान नाम का व्यक्ति हुआ, जिसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, और उसके बाद उसके जो वंशज हुए वो कायम खानी मुस्लिम कहलाए। इसलिए राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के कायम खानी मुस्लिम आज भी अपना पूर्वज किसे मानते हैं, गोगा जी। आ गया बात समझ में, गोगा जी समझ में आ गया क्या, अब भूलोगे क्या है, हाँ नहीं तो तक्षक को भेजूंगा अगर भूल गए तो। चलो लिखो, अब इसको उतार लो एज इट इज। लिख लो तो मुझे इशारा करना बेटा। बैक लूं, ये लिख लिया, अच्छा वाह, देखो इधर दिख रहा है बेटा सबको, ओके।
लिखा? हाँ भाई, नहीं लिखा भाई? लिखना आज ही जवाब। हाँ जी। ओके बेटा, चलिए नोट डालो। यहां तक लिख लिया ना? हाँ लिखो तो फिर आज ही लिखना है बेटा। समझ में तो आ रहा है कि बेटा? है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, कोई चीज नहीं है समझ में आ रही हो तो पूछ लेना बेटा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पूछना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि जैसे हमने लिखा शीर्ष मेढ़ी, धूर मेढ़ी, तो मेढ़ी शब्द का कई अर्थ है। मेढ़ी शब्द का क्या मतलब होता है? मेढ़ी शब्द का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ स्थान, धरातल से ऊंचा उठा हुआ स्थान। छत को हम नहीं कहते मेढ़? कहते नहीं कहते? तो एक बार ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया था, मेढ़ी शब्द से क्या आशय है? तो ऊंचा उठा हुआ स्थान जो है उसी को आप क्या कहते हैं? मेढ़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए एरो लगा के लिखना। लोक देवता गोगा जी का मंदिर मंदिर के आकार का न होकर, ये लिख लिया ना? हाँ, अब आगे लिखना, लोक देवता गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर मंदिर के आकार का न होकर, लोक देवता गोगा जी का मंदिर मंदिर के आकार का न होकर मकबरे नुमा है। बताई थी ना कहानी अभी? मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा है। इसे मकबरे का आकार, इसे मकबरे का आकार, मकबरे का आकार फिरोज शाह तुगलक, अंडरलाइन करना नाम को बेटा, इसे मकबरे का आकार फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, ने दिया था, जबकि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप, जबकि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप महाराजा महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। और गंगा सिंह कहां के राजा थे भाई? यस मिस, कहां के राजा थे गंगा सिंह जी? यू, आप ही से कह रहा हूं, आपके पीछे वाले बीकानेर के थे बेटा। वेरी गुड,
बीकानेर के राजा थे, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। देखो हमें इर्द गिर्द की सारी चीजों की भी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात यहां तक? फिर वापस एरो लगा के लिखना, पत्थर पर सर्प की आकृति, पत्थर पर सर्प की आकृति, पत्थर पर सर्प की आकृति गोगा जी का प्रतीक मानी जाती है, गोगा जी का प्रतीक मानी जाती है, गोगा जी का प्रतीक मानी जाती हैं। इनके मंदिर प्राय, इनके मंदिर प्राय, प्राय का मतलब समझते हो? अक्सर। अच्छा, अक्सर तो प्राय को कहते हैं, बक्सर कहाँ है? ही नहीं, सही बात है, बक्सर बिहार में, बक्सर का युद्ध इतिहास में बड़ा फेमस हुआ है बेटा। हाँ, ये मजाक में मत लेना मेरी कोई भी बात। घाघरा का युद्ध भी हुआ एक, गोरखपुर के पास में एक जगह है घाघरा, घाघरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बताओ? 1529 में, 1529 में, ठीक है ना? क्रम याद रखना, 1527, 1528, 1529, ये तीनों क्रम वाइज युद्ध हर साल बाबर ने लड़े। और 1530 में एक रोग के चलते, असाध्य रोग के चलते बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाबर के हुए हुमायूं, हुमायूं के हुए अकबर, अकबर के हुए जहांगीर, जहांगीर के हुए शाहजहां, शाहजहां के हुए औरंगजेब। ये पूरा एक क्रम चला, ठीक है। हाँ, हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, गोगा जी पढ़ेंगे। लिखो, लोक देवता, इनके मंदिर प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी, आपने गांव में एक लैंग्वेज या एक कोटेशन सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, गांव गांव खेजड़ों, गांव गांव गोगो। जहां जहां खेजड़ी का वृक्ष होगा वहां वहां गोगा जी का थान होगा, ठीक है ना। ये कहावत है बड़े बुजुर्गों की। तो ध्यान रखना, राजस्थान के दो लोक देवता ऐसे हैं जिनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, एक गोगा जी और एक झुंझार जी, ठीक है। एक गोगा जी और दूसरे झुंझार जी। अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है? मैंने कल भी कहा था, मैं पूछूंगा, मेरा बिना पूछे खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तुमको अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं तुम्हारे रोज के कम से कम 20 क्वेश्चंस तैयार करवाऊंगा। और ये प्रश्न मैं मन से नहीं पूछता हूं बेटा, ये वही प्रश्न हैं जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो बताओ देखे क्या पूछा? प्रश्न याद नहीं होगा, क्या पूछा? माता जी, खेजड़ भेरी राय भवानी, जिसको हम कहते हैं लटियाल माता, लुटियाल माता, फलोंदी में मंदिर है उनका भी। कल्लाजी राठौड़ की आराध्य देवी मानी जाती हैं, वीर कल्लाजी राठौड़, नाम सुना? सुनेंगे अभी आगे, लोक देवता है वो भी। हाँ, 4 हाथों वाला लोक देवता। किसने कहा? अभी तो गुरुजी मैंने नहीं कहा, सबसे पहले कहा था मुगल बादशाह अकबर ने। कब कहा था? कभी न कभी तो कहा था यार, कब कहा था? 1567-68 में, जब उदय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे, उस समय अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और उदय सिंह स्वयं उस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। अपनी सेना का नेतृत्व जयमल और कल्ला राठौड़ को सौंपते हैं। जयमल मेड़तिया, जो आपके कल्लाजी राठौड़ के चाचा होते थे, अपने चाचा जयमल को कंधे पर बिठाकर, और 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्ला जी के, 4 हाथों से जब तलवार चलाना शुरू किया, अकबर भी शक पका गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 4 हाथों वाला देवता खुद युद्ध भूमि में उतर आया हो। और ऐसा कहते हैं कि वीर कल्लाजी राठौड़ ने गर्दन कटने के बाद भी, सिर कट गयो धड़ लड़ियो, 22 लोगों को मौत के घाट उतारा था। बिना गर्दन के जब 22 को सलटाया, तो सोचो जब धड़ पे गर्दन रही होगी तो कितनों को मारा होगा। तो बड़े वीर हुए हैं कल्लाजी राठौड़। और राजपूत समाज ने, ज्यादातर लोक देवता हमें राजपूतों ने और जाटों ने ही दिए हैं, है ना। बाबूजी राठौड़ हैं खुद, कल्लाजी राठौड़ हैं, है ना, मलिनाथ जी राठौड़ हैं। तो ज्यादातर लोक देवता आपको राजपूत समाज से मिले हैं, ठीक है। चलिए
लिख लिया, इनके धान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। फिर लिखना, लोक देवता गोगा जी की फड़का वाचन करते समय, लोक देवता पाबू जी की फड़का वाचन करते समय, वो पाबू जी नहीं, गोगा जी, हाँ हाँ बस वो तो, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है बेटा, टंग स्लिप है, हो जाती है, कोई बात नहीं, मानव प्रवृत्ति, गलतियां सब करते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं। जब पता है आपको गोगा जी की बात चल रही तो स्वाभाविक बात है गोगा जी की ही होगा। ठीक है, लोक देवता गोगा जी की फड़का वाचन, माय मिस्टेक, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लिखना, गोगा जी की फड़का वाचन करते समय गोगा जी की फड़का वाचन करते समय डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यू नो डेरू? डोंट नो डेरू? व्हाट इज दिस? दिस इज ए डेरू, डमरू का बिग ब्रदर, डमरू का बिग ब्रदर। तीन होते हैं बेटा, ध्यान देना, बहुत अच्छा जो है आपने बताया। एक होता है बेटा डमरू, एक होता है मेरे बच्चों डेरू, और एक होता है ढाक। सबसे बड़ा भाई ढाक, मझला भाई डेरू, और सबसे छोटा भाई डमरू। आदि वाद्य यंत्र है। डमरू का संबंध भगवान शंकर से जोड़ा जाता है ना, और वर्तमान में डमरू का उपयोग मदारी बंदर का खेल दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन डमरू एक आदि वाद्य यंत्र है बेटा, भगवान शिव से उसका संबंध जोड़ा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति भी भगवान शिव के उस डमरू से ही हुई है। माहेश्वर सूत्र जिनको आप कहते हैं, पढ़े आपने कभी? नहीं पढ़े? पढ़े? 14 माहेश्वर सूत्र होते ना, वो भगवान शिव के डमरू से ही निकले हैं। और डमरू और डेरू से बड़ा, डमरू से बड़ा जो होता है वो होता है डेरू। महाकालेश्वर की कभी आरती देखना, लाइव आरती, गंगा आरती देखना कभी आप, आस्था संस्कार चैनल पे आती है, तो वहां वो पंडित पुजारी जो है बजाते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ए डेरू, दिस इज ए डेरू। तो गोगा जी की फड़ बचेगी तब भी क्या होगा? डेरू ही बजेगा। और एक होता है ढाक, और ये जो ढाक हैं ये हाड़ौती क्षेत्र में गुर्जर भोपे गोठ गीत गाते समय बजाते हैं। क्लियर है? अरे समझ में आया? ओके, तो गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा? समझ में आया क्या? अगला एरो लगाओ और नोट डाल दो, नोट NOTE। 1000 का बंद हो गया, 2000 का डालना पड़ेगा। नोट डालो और नोट डाल करके लिखना, लोक देवता गोगा जी की 17वीं पीढ़ी लोक देवता गोगा जी की 17वीं पीढ़ी, 17वीं पीढ़ी का मतलब समझ रहे हो? उनके बाद जो 17वां व्यक्ति हुआ उस फैमिली में, जो ब्लड रिलेशन के अंदर 17वां जो व्यक्ति हुआ गोगा जी के बाद, वो किस नाम से हुआ? कायम सिंह चौहान नामक व्यक्ति हुआ। कायम सिंह चौहान, अंडरलाइन करना इस नाम को बेटा, कायम, इस बात पे कायम रहना, यूं, कायम सिंह चौहान अंडरलाइन करना, नामक व्यक्ति हुआ जिसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, जिसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, इस्लाम कबूल करवाया गया। कबूल लिख लो, कबूल लिख लो, एक ही बात है, कबूल करवाया गया। जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। उनके बाद उनके वंशज, किनके बाद? कायम सिंह चौहान के बाद, ठीक है ना? उनके बाद उनके वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए। उनके बाद उनके वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए।
ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट, क्लियर हो गई बात? लोक देवता गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी, लोक देवता गोगा जी के पुत्र, लोक देवता गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी भी, केसरिया कुंवर जी भी। अब ध्यान रखना, राजपूत में या राजपूतों में, राजपूत समाज में राजकुमारों को या लड़कों को तो कहते हैं कुंवर जी, और बच्चियों को कंवर। कंवर और कुंवर में फर्क है, ध्यान रखना। कुंवर यानी मेल या जो जेंट्स हैं उनके लिए, राजकुमार है उनके लिए यूज होता है, और कंवर शब्द जो है वो बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए यूज होता है, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो केसरिया कुंवर जी भी, पुत्र केसरिया कुंवर जी भी अपने पिता की तरह ही लोक देवता हुए हैं, अपने पिता की तरह ही लोक देवता हुए हैं। लोक देवता हुए हैं। इनके मंदिर के ऊपर, किनके मंदिर के ऊपर? केसरिया कुंवर जी। इनके मंदिर के ऊपर सफेद रंग की ध्वजा, सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। अब यहां ध्यान देना बेटा, ए गुड़िया इधर ध्यान देना सब। 3 प्रश्न बनते हैं ध्वजाओं से। सफेद रंग की ध्वजा केसरिया कुंवर जी, पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है जो रामदेव जी के मंदिर में पहनाई जाएगी, और एक सप्तरंगी ध्वजा, 7 रंग की ध्वजा अपने श्रीनाथ जी, सप्तरंगी ध्वजा का धनी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, ठीक है। तो 3 प्रश्न बन गए। सफेद रंग की ध्वजा केसरिया कुंवर जी, पंचरंगी ध्वजा रामदेव जी, और सप्तरंगी ध्वजा श्रीनाथ जी। क्लियर है? ओके, तो इनके मंदिर के ऊपर सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। क्लियर हो गई क्या बात? अरे समझ में आ गया क्या? ओके, तो ये कहानी थी आपके गोगा जी की। किसकी थी भाई? एक चीज और लिख दो वापस नोट डाल करके, गोगा जी में ही। मेरा वादा है आपसे, अगर गोगा जी से प्रश्न बना तो आपके रजिस्टर से बाहर नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर तुम पढ़ो ही नहीं तो वो मारो ठेको नहीं। हाँ, स्वर्ग देखवा रवाते मननो पड़े और सिलेक्शन रवाते बननो पड़े। पूरी हट बात, हमारे पास कोई बाबा रामदेव रो चूर्ण है नहीं है। क्लियर है? चलिए लिखेगा, प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी, कोष्टक में कर लेना गोगा नवमी को, प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी को, कृष्णा नवमी को कोष्टक कर लेना गोगा नवमी को, गोगा नवमी को गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ एवं गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में मेला भरता है। सांचौर पहले जालोर में आता था, अब सांचौर अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है बेटा, ये ध्यान रखना। गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी कहते हैं चबूतरे को। ओलड़ी किसको कहते हैं बेटा? चबूतरे को कहते हैं। तो गोगा जी की ओलड़ी जो सांचौर में पड़ती है, और सांचौर में ही आपके एक बहुत बड़ी गौशाला है पथमेड़ा, नाम सुना? पथमेड़ा सांचौर में ही एक, कहाँ है? सांचौर में ही है। हाँ, तो सांचौर में मेला लगता है। इसी दिन किस दिन? गोगा नवमी के दिन। इसी दिन
राजस्थान का किसान, इसी दिन राजस्थान का किसान अपने हल तथा हाली को नौ गांठों वाली राखी बांधता है। नौ गांठों वाली राखी बांधता है और इस राखी को क्या कहते हैं बेटा? शाबाश, वेरी गुड, गोगा राखड़ी। RS 2018 पूछा गया प्रश्न बेटा, गोगा राखड़ी। क्लियर है? अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गोगा नवमी है ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। तो भादवे में कौन कौन से त्योहार आता है, कौन बताएगा? भादवे में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन बताएगा? भादवे में बड़े हल के श्री कृष्ण ने राखी बांधकर गोगा के साथ गाय के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अनंत लेकर पहुंचे श्रद्धा के साथ। ये शॉर्ट ट्रिक है, देखा कितनी शॉर्ट है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, अलदर छठ, ऊब छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्चे बारस, सतिया अमावस्या, बावेरी बीज, हड़तालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध पूर्णिमा। ये सारे के सारे त्योहार, हाँ आया ध्यान में? चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर के। रेगुलर रहें, कल पुनः आप सब लोगों से इसी समय मुलाकात होगी। धन्यवाद।